हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दिस इज प्रोफेसर सागर तोदानी फ्रॉम जेकेशा क्लासेस। आप लोग ने मेरा लीगल एप्टीट्यूड का आई होप वीडियो देख लिया होगा। इसी योद्धा सीरीज में हम लोग ने सबसे पहले लीगल एप्टीट्यूड का वीडियो डाला था, फिर आपको लॉजिकल रीजनिंग का वीडियो मिला रहेगा, फिर आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स का वीडियो मिला रहेगा और अब बिजनेस एनवायरनमेंट की बारी। दोस्तों, इस वीडियो के बाद आपका पेपर नंबर 3 दैट इज योर इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट विल गेट ओवर। ऑल्सो इसके बाद बिजनेस कम्युनिकेशन का वीडियो आएगा। बट बिजनेस एनवायरनमेंट की जब बात आती है तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ने का एक तरीका होता है, क्योंकि तीनों चैप्टर्स इंडिपेंडेंट है। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, 8 इंडिपेंडेंट। आपको पता है फर्स्ट 5 चैप्टर्स इकोनॉमिक्स के, 6, 7, 8 जो है वो एनवायरनमेंट के पेपर नंबर 3 के अंदर। ठीक है, सो हम ये सब जानते हैं कि तीनों चैप्टर्स जो है 6, 7, 8 आपस में इंडिपेंडेंट चैप्टर्स है। तो किसी भी चैप्टर को पहले शुरुआत कर सकते हैं, किसी भी चैप्टर की स्टार्ट पहले से कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा एडवाइस क्या है? ठीक है, मेरा एडवाइस ये है कि आप सबसे पहले 8 पढ़िए, ठीक है, फिर 6 पढ़िए और फिर 7 पढ़िए। अच्छा, ये टेक्निकलिटीज पे बेस्ड है, मतलब जब बात आती है तीनों चैप्टर्स में से कौन सा चैप्टर टेक्निकल है ये समझने की, तो मेरे भाई चैप्टर नंबर 8 कम टेक्निकल है। कम मतलब चैप्टर नंबर 8 इज ऑब्वियसली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। इफ यू नो द कॉन्सेप्ट्स व्हिचएवर आर देयर इन चैप्टर नंबर 8, you will be in a better position to solve MCQs related to the chapter, right? इसमें कोई दौरा ही नहीं है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। सिमिलरली अगर मैं चैप्टर नंबर 6 की बात करूं तो उसमें भी सिर्फ कॉन्सेप्ट्स है, राइट? अ चैप्टर वेयर यू नीड टू अप्लाई योर माइंड, अ चैप्टर विच इज गोइंग टू टेक योर टाइम इस चैप्टर नंबर 6, आई एम सॉरी, इस चैप्टर नंबर 7। जो चैप्टर आपका समय लेगा, जो चैप्टर आपका बेसिकली माइंड एप्लीकेबिलिटी वाला टॉपिक है, वो चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी सीक्वेंस में रहेंगे, राइट? विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 8 फॉलोड बाय 6 एंड देन 7। ठीक है, शुरू करते हैं। ये नोट्स जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में अपलोडेड है, प्लस हमारा जो कमेंट सेक्शन है उसका सबसे पहला पिन कमेंट जो रहेगा उसमें आपको ये नोट्स मिलेंगे। देखो एक बात बोलो, ठीक है, ये दिस इज पर्सनल, हाँ, मतलब हार्ट टू हार्ट टॉक। यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, रामबाण सीरीज बनाई, रामबाण सीरीज से याद है, रामबाण सीरीज भी देखना। रामबाण सीरीज बहुत हेल्पफुल होगी, उसमें भी आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के टॉपिक्स मिलेंगे, इन तीनों चैप्टर्स के मिलेंगे, और वो मैंने ही पढ़ाया है, मतलब मैंने ही उस वीडियो को बनाया है, तो वहाँ पर भी वो मिलेंगे। हाँ, अब हार्ट टू हार्ट टॉक, स्पेशली CSCT नवंबर 23 वाले बच्चों को। कमीनो, मैं तुमको क्लास में पढ़ाया लीगल एप्टीट्यूड, माना बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं पढ़ाया, राइट? तो इतना तो बनता है ना कि सर आपके लिए एक कमेंट, सर आपके लिए एक लाइक, सर आपकी मेहनत के लिए प्यार। सो आई वुड नॉट से कि इट इज अ रिक्वेस्ट, व्हाई आई वुड रिक्वेस्ट यू फॉर गिविंग, लाइक पुटिंग अ कमेंट और हिटिंग अ लाइक बटन, राइट? बट हाँ, आई विल फील मोटिवेटेड, अप्रिशिएटेड, अप्रेस्ड कि भाई मजा आया। ठीक है, इन लोगों को वीडियो देखकर मजा आया और ये वीडियो हेल्पफुल था। सो आई एम नॉट आस्किंग मच, द ओनली थिंग विच यू आर सपोज टू डू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, जस्ट राइट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, सर इट वॉज हेल्पफुल। इफ इट वॉज हेल्पफुल यू आर सपोज टू राइट इट वॉज हेल्पफुल, राइट? चलिए शुरू करते हैं। पहले आते हैं की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पे, चैप्टर नंबर 8 पे, राइट? सीधा मैं चैप्टर नंबर 8 पे पहले जंप मारता हूँ, फेयर इनफ। चलिए चैप्टर नंबर 8, 8, 8, 8, 8। दोस्तों ये रहा चैप्टर नंबर 8। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं मैं चैप्टर नंबर 8 की, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। छोटा सा अगर आपको रिकैप दे दूं चैप्टर का, इस चैप्टर में आपको उन सारे इंस्टीट्यूट्स का इंट्रोडक्शन करवाया जाता है जिन इंस्टीट्यूट्स के बारे में आप डिटेल में पढ़ने वाले एग्जीक्यूटिव में। इफ आई हैव टू नेम देम तो NCLT, NCLAT, SEBI, IBBI, then your CCI, Competition Commission of India, then you have a हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन ऑफ नीति आयोग ऑल्सो। हावेवर नीति आयोग का इतना ज़्यादा एग्जीक्यूटिव में कोई लेना देना है नहीं,
But as far as SEBI, IBBI, CCI, NCLT, NCLAT, these bodies are concerned, you are going to study in depth about these institutes, about these bodies in your executive and professional. So इसीलिए उनकी हल्की फुल्की झलक आपको चैप्टर नंबर 8 में दी गई है, राइट? शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से. इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग is the authority to hear and settle the disputes related to arbitration, compromise, reconstruction and winding up of the companies? ठीक है, ये भारत का बच्चा बच्चा जानता है, मैं ऐसे नहीं कहूँगा, बट हाँ, हर वो CSEET स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है नवंबर एग्जाम्स की, वो जानता है कि अगर मैटर कंपनीज को लेकर है, अगर कंपनीज रिलेटेड मैटर्स हैं, ठीक है, तो जाना चाहिए किसके पास? NCLT के पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास. ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से याद आया, ठीक है, कुछ छोटी मोटी जानकारी मैं इसके बारे में दे देता हूँ. सबसे पहले कंपनीज एक्ट के सेक्शन 408 में NCLT की बात की गई है. NCLT सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई हुई बॉडी है, ठीक है. डेट याद आपको रखनी है, 1 जून 2016 में ये बॉडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है, एस्टैब्लिश की थी और इसको एनफोर्स कर दिया था. सेक्शन 408, ठीक है, एल चंद्रशेखर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस के द्वारा NCLT बन चुका था. आपको अगर मैं एक छोटी और बात बताऊं, कंपनीज एक्ट 2013 में आया था, बट उसी में बनाई हुई बॉडी को आते आते 3 साल और लग गए. वो इसीलिए लग गए क्योंकि कंपनीज एक्ट को, मतलब NCLT को लेकर इसीलिए लग गए क्योंकि NCLT को लेकर एक मैटर कोर्ट में पेंडिंग था, इसीलिए 3 साल से ज़्यादा लग गए उस मैटर को सॉल्व करते करते. एंड इवेंचुअली उसका डिसीजन आया, और डिसीजन ये आया कि NCLT बनने चाहिए. ठीक है, तो उसका फर्स्ट का आंसर जो है वो ए है. सेकंड की अगर मैं बात करता हूँ, तो सेकंड कहता है कि प्रिंसिपल बेंच NCLT का कहाँ है. ठीक है, वेयर इज द प्रिंसिपल बेंच ऑफ NCLT? तो आप जानते हैं कि प्रिंसिपल बेंच जो है वो न्यू दिल्ली में है, राइट? अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं, इन 2015 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड द NIT आयोग, दैट इज नीति आयोग, ये नीति है, कॉन्स्टिट्यूटेड द नीति आयोग टू रिप्लेस द अर्लियर. आप भी इस बात को जानते हो. अगर मैं नीति आयोग की बात करूं, तो नीति का मतलब होता है पॉलिसी और आयोग का मतलब होता है कमीशन, राइट? सो बिफोर पॉलिसी कमीशन, इंडिया यूज्ड टू हैव अ बॉडी कॉल्ड एज प्लानिंग कमीशन. आज़ादी की ठीक बाद हम लोग ने प्लानिंग कमीशन बना लिया था, जो हर 5 ईयर्स प्लान में डील करता था. फिर सरकार बदली 2014 में, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने क्या कर दिया, प्लानिंग कमीशन, उन्होंने और उनकी सरकार ने क्या कर दिया, प्लानिंग कमीशन को इरेडिकेट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, और उसके जगह पर क्या लाए, नीति आयोग लाए. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी. अच्छा, एक और बात, नीति का फुल फॉर्म क्या है ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक है, वो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया करके उसे याद रखना. फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इफ आई हैव टू टॉक अबाउट, इन इंडिया द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट performs inspection, supervision and institutional development of what? Of regional rural banks. ठीक है, जो भी गांव वगैरह में, ठीक है, विलेज एरियाज में या रूरल एरियाज में जो रूरल बैंक्स होते हैं, उन रूरल बैंक्स को रेगुलेट करने का काम RBI नहीं करता. ठीक है, RBI के साथ एक और बॉडी बना रखी हुई है जिसको काम दे रखा है कि आप क्या करोगे, आप इंस्पेक्शन, सुपरविजन प्लस इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट का काम आप कौन करेगा? रूरल बैंक्स के इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट का काम या उनके सुपरविजन इंस्पेक्शन का काम कौन करेगा? तो देयर इज अ बॉडी कॉल्ड एज नाबार्ड, राइट? इसको ये काम दे दिया गया, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. इन इंडिया रेगुलेटरी ओवरसाइट ओवर रिजोल्यूशन ऑफ बोथ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी एंड इंडिविजुअल इज परफॉर्म बाय. ठीक है, पहले ये देखो, हमारे देश में एक कानून बना है जिसका नाम रखा IBC 2016, दैट इज इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया 2016. ठीक है, अब इस लॉ में क्या कर दिया, इस लॉ में बोल दिया कि भाई जितने भी इंसॉल्वेंसी मैटर्स हैं, ठीक है, फिर वो इंसॉल्वेंसी मैटर्स इंडिविजुअल को लेकर हो, मतलब सोल प्रोप्राइटर को लेकर हो, फिर वो इंसॉल्वेंसी मैटर कंपनी को लेकर हो, फिर वो इंसॉल्वेंसी मैटर पार्टनरशिप फर्म को लेकर हो, या फिर वो इंसॉल्वेंसी मैटर LLP को लेकर हो. अब इन सब के इंसॉल्वेंसी वाइंडिंग अप मैटर्स एक ही लॉ में डाल दिए गए
और इस लॉ में एक रेगुलेटरी बॉडी बना दी, उसको बोल दिया गया कि आप इन सारे इंसॉल्वेंसी मैटर्स को, इन सब के इंसॉल्वेंसी मैटर्स को आप रेगुलेट करोगे, और उनका नाम रख दिया इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स का रेगुलेटर है, सीसीआई इंडिया में एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स ना बढ़े और मार्केट जो है वो कॉम्पिटिटिव नेचर का है, ये सीसीआई का देखना काम है। प्लस कंपनी मैटर्स जो है वो एनसीएलटी देखता है, राइट। अगर ये कमर्शियल बैंक्स का रेगुलेटर है, ये कंपनी मैटर्स को एजुडिकेट करता है, ये मेक श्योर करता है कि इंडिया में कॉम्पिटिटिव बिहेवियर बना रहे, तो बचा क्या? बी। अच्छा, इसीलिए नहीं क्योंकि बी बचा, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन आपको ऑलरेडी दे दिया कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को बनाया गया था। द आरबीआई डज नॉट परफॉर्म, इनमें से कौन सी चीजें हैं जो आरबीआई नहीं करता? आरबीआई एक्सचेंज मार्केट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऑफ इंडिया डेवलप में करता है, प्रमोट करता है। इशू एक्सचेंज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ करेंसी नोट्स करता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ करेंसी नोट्स होता है डिमोनेटाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट। सुपरविजन एंड अपग्रेडेशन ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स इन इंडिया करता है। ये काम जो है आरबीआई नहीं करता। ऑडिट एंड अकाउंटिंग ऑफ एक्सपेंसेस, बाय द वे वो कौन करता है? आपको पता है सरकारी डिपार्टमेंट्स, जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इनके ऑडिट को कौन परफॉर्म करता है? I'll be happy enough if you answer in the comment section below which is that body who take cares of audit of expenses and income generated by government departments. बताओ उस बॉडी का नाम क्या है? पता नहीं, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि शायद आपको नहीं पता है, ठीक है। मैं थोड़ा इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट हूँ। हालांकि उस बॉडी का नाम है कैग ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इस बात को भूलना मत, इसका नाम क्या है? कैग ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया रेगुलेटरी ओवरसाइट ओवर रेजोल्यूशन ऑफ बोथ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी एंड इंडिविजुअल बैंक्रप्सी इज परफॉर्म बाय, अभी तो हम लोग ने जस्ट डिस्कस किया ऊपर, ये रहा, ये सेम क्वेश्चन है, ये और ये एब्सोल्युटली सेम क्वेश्चन है। द ओनली डिफरेंसेस यहाँ ऑप्शंस में गड़बड़ है, मतलब ये ऑप्शंस में फर्क है, वहाँ आंसर बी था, या आंसर डी हो जाएगा। फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द फॉलोइंग हैज टेकन ओवर द जुरिसडिक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। अच्छा, BIFR को हटाकर किसको लाया गया? तो 2017 में दिसंबर के महीने में BIFR को हटाकर NCLT को सारा जिम्मा दे दिया, ठीक है। सारा काम दे दिया कि NCLT देखेगा और सारा काम NCLT करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है, सेकंड का आंसर जो है वो डी है। अच्छा, इधर भी डी है, इधर भी डी है, ओके, ठीक है। मैं मार्क कर लेता हूँ, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। आगे बढ़ते हैं। द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल acts as an affiliated office of the following ministry of the government of India, ठीक है। पूछा गया है कि NCLT किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, NCLT जो है किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ऐसा पूछा गया। तो इसमें कोई दौर ही नहीं, कोई थॉट ही नहीं है, ठीक है, कोई सेकेंड थॉट ही नहीं, आई मीन टू से, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आती है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डज नॉट परफॉर्म, ये ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग ऑल एक्सपेंसेस, ये जो है ये नहीं करता आरबीआई। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का ऑडिट जो है वो किसको दिया जाता है दोस्तों? ठीक है, पहले आंसर बता चुका हूँ मैं, तो किसको दिया जाता है? कैग ऑफ इंडिया को दिया जाता है। फेयर इनफ, ठीक है। तो आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, फॉर द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर एंड सब ब्रोकर एंड ऑल्सो अंडरटेक स्टेप्स फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। एक ही है इसमें, ठीक है। मैं हमेशा से कहता हूँ बेसिकली इन्वेस्टर इज नथिंग बट बेबी फॉर सेबी, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सेबी इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट भी करता है, इन सब का रजिस्ट्रेशन परफॉर्म भी करता है। अगर आपको फ्यूचर में स्टॉक ब्रोकर बनना है, राइट, तो आपको सेबी से रजिस्टर करना पड़ेगा। 1 करोड़ रुपए की डिपॉजिट हुआ करती थी जब मैं पढ़ता था तब, अब आई डोंट नो कि डिपॉजिट उतनी है कि बढ़ा दी हुई है। विप्लव सर अच्छे से जानते हैं इस बात को। एनी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी में प्रेफर एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ओके। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि एनी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी में प्रेफर एन अपील, ठीक है, अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। मतलब IBBI के ऑर्डर के अगेंस्ट, IBBI के ऑर्डर के अगेंस्ट अगर मुझे अपील करनी है तो मैं अपील किसको करूंगा? तो भाई मैं अपील करूंगा NCLAT को, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल को, ठीक है। याद रखना NCLAT 3-4 अथॉरिटीज की अपील सुनता है। अगर मैं आपको बता दूं
तो NCLAT CCI के अगेंस्ट भी अपील इनके पास जाती है, NCLT के अगेंस्ट तो जाती है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, और अब IBBI के अगेंस्ट भी अपील इनके पास ही जाती है, राइट। तो CCI, NCLT, IBBI इन सब के पास, इन सब के अगेंस्ट की अपील जो है वो किसके पास जाती है? NCLAT के पास जाती है। नेक्स्ट पूछा गया है कि द प्रिंसिपल बेंच ऑफ NCLAT नेशनल गवर्नमेंट अपील ट्रिब्यूनल इज लोकेटेड एट, तो सेम न्यू दिल्ली होगा, राइट। प्रिंसिपल बेंच कहाँ लोकेटेड रहेगा? तो प्रिंसिपल बेंच भी लोकेटेड न्यू दिल्ली होगा, इसका भी आंसर ए है, ठीक है। ऊपर वाले का आंसर भी ए था, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। लीगल एंड रेगुलेटरी सुपरविजन ओवर पोर्टफोलियो मैनेजर्स, मर्चेंट बैंकर्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड्स, इन सबको मतलब बेसिकली हमारे कंट्री में जो भी पोर्टफोलियो मैनेजर्स है, मर्चेंट बैंकर्स है, AMCs हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, या म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, इन सबको सुपरवाइज करने का काम, इन सबको रेगुलेट करने का काम, इन सबके रिलेटेड लॉज बनाने का काम इस कंट्री में कौन करता है? तो भाई इस कंट्री में ये सारे काम संभालने का काम सेबी करता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये काम करता है, राइट। स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई भी रेगुलेशन की जब बात आती है तो सेबी ही वो बॉडी है जो ये सारी चीजें करता है, और सेबी को ही ये सारा अथॉरिटी दिया हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। In specified sectors such as manufacturing, transport, energy, health, education, agriculture, water and sanitation, which of the following establish world-class incubation centers known as Atal Incubation Center under Atal Innovation Mission? मतलब ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर, सैनिटेशन, इन सबको अच्छा बनाना और इन सबको वर्ल्ड क्लास बनाना, इसका इंक्यूबेशन सेंटर, अटल इंक्यूबेशन सेंटर के अंडर किसने मिशन रचा था? ये AIM बोलते हैं जिसको, अटल इनोवेशन मिशन, ये किसने सेटअप किया था और किसने इस मिशन का बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट किया था? तो वो बॉडी थी भाई साहब नीति आयोग, राइट। ये सारा काम किसको दे दिया था? नीति आयोग को दे दिया था। बाय द वे अगर मैं आपको एक और बताऊं बात, नीति आयोग के अंडर ही ये मिशन तय हुआ था, अटल इनोवेशन मिशन, राइट। नीति आयोग के अंदर ही ये अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स भी बनाए गए थे। कोविड के पहले ये सब शुरू हो गया था, फिर कोविड आ गया था तो उन्होंने थोड़ा उसको पॉज कर दिया था, राइट। तो ये सब नीति आयोग का ही बनाया हुआ काम था, ठीक है। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग मे ग्रांट अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू वैल्यूएशन प्रोफेशनल फॉर कैरी आउट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, सिक्योरिटी, टैंजिबल एसेट्स एंड इनटैंजिबल एसेट्स, इनमें से कौन है जो सर्टिफिकेशन देता है किसको? इस सारे वैल्यूएशंस करने को, सिक्योरिटीज एंड टैंजिबल एसेट्स की वैल्यूएशन करने को? तो भाई वो काम है IBBI का। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इज अ राइट बॉडी जो बेसिकली वैल्यूएशन का काम करने देता है। कारण बताऊं क्यों मैं ऐसा? क्योंकि देखो अगर गलती से कोई एंटिटी डिसॉल्व हो रही है या किसी एंटिटी का वाइंड अप हो रहा है तो उस दौरान पर क्या होता है कि उस एंटिटी के असेट्स का वैल्यू किया जाता है एंड अकॉर्डिंगली उस असेट्स के बेसिस पे उनकी लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया जाता है। सो द क्वेश्चन इज असेट्स का वैल्यूएशन एंड लाइबिलिटीज का वैल्यूएशन करने के लिए जो भी अथॉरिटी केपेबल है उस अथॉरिटी को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट करने का काम वही बॉडी करेगा जिसको उसे रेगुलेटरी दी हुई है, मतलब जिसको उस बात की रेगुलेटरी बनाई गई हुई है। तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इज अ रेगुलेटर when it comes to winding up of the companies or when it comes to dissolution of firm या bankruptcy of an individual, right? तो इन सब केसेस में ये सारी जिम्मेदारी इनकी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जिम्मेदारी इनकी ही बन जाती है कि वो ऐसे इंस्टीट्यूट्स और अथॉरिटीज को सर्टिफिकेट भी ग्रांट करे जिनका काम है वैल्यूएशन कंडक्ट करना, ठीक है। सेम इन इंडिया प्रिवेंशन ऑफ मार्केट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, ठीक है। जब आप ये देखो ना एडवर्स इफेक्ट ऑफ कंपटीशन, सीधा MCQ में CCI को ढूंढने चले जाया करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस देश में जब पहले कानून हुआ करता था जिसका नाम था मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस MRTP, उस कानून को हटाकर हमने क्या किया? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया लाया, ठीक है। ये जो MRTP था ना ये सिर्फ ये बोलता था कि मोनोपोली मत करो, मोनोपोली मत करो। अरे भाई मोनोपोली मत करो ये ठीक है, बट कंपटीशन प्रमोट करने की बात, कंपटीशन एडवर्स नेचर का ना हो इसकी बात तो ये करता ही नहीं था। तो इसीलिए हम लोग ने क्या किया? कानून बनाया जिसका नाम रखा कंपटीशन एक्ट
और उस कंपटीशन एक्ट के अंदर हम लोग ने एक बॉडी बना दी जिसका नाम रखा CCI, जिसको बेसिक ऑब्जेक्टिव दे दिया कि भाई आप क्या करोगे, आप 3 चीजों का ख्याल रखोगे। कौन सी 3 चीजें? कि एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट इस देश में नहीं बननी चाहिए। दूसरा, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनना चाहिए 2 कंपनीज के बीच में, या 2 कंपनीज के मिलने से ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं क्रिएट होना चाहिए जिससे ये साबित हो रहा है कि मार्केट जो है मोनोपोलाइज हो रहा है, या फिर ऐसा किसी भी कंपनी का पोजीशन अब्यूज नहीं होना चाहिए जो बेसिकली मार्केट को डोमिनेट कर रहा है। तो अब्यूज ऑफ डोमिनेंस पोजीशन करके, ठीक है, ये आपको बहुत ही डिटेल में सिखाया जाता है जब आप सीएस एग्जीक्यूटिव में आते हो। बेसिकली इसका आंसर जो है वो बी है। अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड ऑडिट ऑफ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज एंड देयर इंटरमीडिएट्स आर परफॉर्म। अगेन जब बात आती है ऐसी कुछ सिचुएशन में जहां पर स्टॉक एक्सचेंज की बात आ जाती है, स्टॉक मार्केट की बात आ जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है सेबी आगे आ जाएगा, राइट। सेबी विल परफॉर्म द पर्टिकुलर टास्क। चलो आगे बढ़ते हैं। Since April 2018, the CCI is composed of a chairperson and can have not more than 6 other members. ठीक है, ये तो आप जब CCI के बारे में थोड़ा डिटेल इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 6 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए अदर देन चेयरपर्सन। ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, अभी जस्ट मैं ऊपर बता रहा था कि इस देश में कानून बना जिसका नाम रखा कंपटीशन एक्ट 2002, उसमें एक बॉडी बनाई जिसका नाम रखा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, और इसको काम दे दिया कि भाई इस देश में जितने भी मार्केट्स हैं, ठीक है, जिस भी नेचर के मार्केट्स हैं, फिर वो टेलीकॉम इंडस्ट्री के हो, इंश्योरेंस सेक्टर के हो, FMCG मार्केट्स हो, आपको क्या करना है, आपको उन मार्केट्स को रेगुलेट करना है। किस ऑब्जेक्टिव से रेगुलेट करना है? कि किसी भी तरीके की मोनोपोली फॉर्मेशन ना हो। और ये काम किसको दे दिया? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दिया। ये बॉडी कहाँ से बनी? वो बॉडी इस एक्ट से बनी। ठीक है, चलो। For corporate cases in India, which of the following is a quasi-judicial authority for hearing and settling disputes relating to arbitration, compromise, reconstruction, winding up of the company? ये same question हम लोग ऊपर कर चुके हैं. I'll wait for 3 seconds. You people are supposed to answer in the comment section below which is the correct option of question number 3 on the screen. बोलो, बोलो भाई, क्या लगता है आपको क्या करेक्ट आंसर होगा? बोलिए, सुन रहे हैं हम आपको। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, कुछ लोगों ने आंसर्स देना चालू कर दिया है। इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सर्व अ शो कॉज नोटिस टू एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल? इनमें से दिए गए कौन सी अथॉरिटीज हैं जो शो कॉज नोटिस भेज सकती है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को? जैसे से फॉर एग्जांपल मैं ऑफिशियल लिक्विडेटर हूँ, ठीक है, मैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के बारे में कुछ आपको समझा देता हूँ। मान लो मैं ऑफिशियल लिक्विडेटर हूँ, ठीक है, मेरा काम है कंपनीज को वाइंड अप करना। मैं पेशे से प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, मेरा काम है कंपनीज को वाइंडिंग अप करना। ठीक है, अब पहले तो जब बात आती है वाइंडिंग अप की या डिसोल्यूशन की या बैंकरप्सी डिक्लेयर करने की, तो दिमाग में आपको ये सवाल आना चाहिए कि इस देश में कौन सी अथॉरिटी जिसको ये काम दे रखा है। तो अथॉरिटी कौन है? IBBI, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो IBBI क्या करेगी? अगर उसे मुझे अपॉइंट करना है किसी पर्टिकुलर काम के लिए, से फॉर एग्जांपल किसी कंपनी को वाइंड अप करने के लिए, तो शो कॉज नोटिस किसको भेजा जाएगा? मुझे भेजा जाएगा। कौन भेजेगा? IBBI भेजेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। चलो आगे जाता हूँ। Which ministry of the government of India performs administration of the Companies Act 2013? अरे इसमें कोई डाउट है? चलो आंसर मैं वेट करूंगा आप सब लोग के आंसर का। इनमें से दी गई कौन सी मिनिस्ट्री है जो पर्टिकुलरली इसी ऑब्जेक्टिव से बनाई गई है, जो कंपनीज एक्ट को एडमिनिस्टर करे? तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या बन जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। बाय द वे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इज करेंटली हेडेड बाय, राइट, कौन हेड कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स? किसके कंट्रोल में आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स? कुछ आंसर्स राइट हैं, कुछ आंसर्स रॉन्ग हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे। याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये दोनों एक ही पर्टिकुलर मिनिस्टर कंट्रोल करता है, राइट। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अगर निर्मला सीतारमण जी को है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी उनके ही कंट्रोल में दिया गया है।
ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड द नीति आयोग टू रिप्लेस, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्लानिंग कमीशन। द हेड ऑफिस ऑफ द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भाई एनसीएलटी के लिए पूछा या एनसीएलटी के पूछा तो तुम्हारा आंसर न्यू दिल्ली होना चाहिए, ठीक है। ओ समझ रहा है, पूछा है सेबी का हेड ऑफिस कहाँ है, तो सेबी का हेड ऑफिस तो बॉम्बे में, फोर्ट में ही है, राइट। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फंक्शंस परफॉर्म बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से दिए गए कौन से ऐसे काम है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करता, ठीक है। एडवांसेस लोन टू इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड बिजनेसेस, ये पहला ही काम नहीं करता, क्यों? अरे ये काम करने का काम कमर्शियल बैंक्स करती है, जो बेसिकली रिजर्व बैंक के कंट्रोल में आती है। कमर्शियल बैंक्स जैसे आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, राइट, कोटक महिंद्रा हो गया, ये सब बैंक्स है, ये कमर्शियल नेचर की बैंक्स है जो बेसिकली इंडिविजुअल्स को लोन एडवांसेस करती है और बिजनेसेस को लोन्स वगैरह ऑफर करती है, राइट। ये काम इसका नहीं। हाँ, इनको आईसीआईसीआई को पैसे चाहिए, एचडीएफसी को पैसे चाहिए, ये जाएंगे किसके साथ, किसके पास जाएंगे पैसे मांगने के लिए? रिजर्व बैंक के पास जाएंगे, राइट। तो इसीलिए पहले ही, अब दूसरे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पहले ही नॉट अ फंक्शन आ गया, ठीक है। चलो, विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटर ऑफ द इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर। वापस जो इस देश का कॉर्पोरेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट जगत जो है, ठीक है, उसका मिनिस्ट्री किसके कंट्रोल में है, ठीक है, बोलो। हाँ, अब अगर मैं टेलीकॉम सेक्टर की बात करूं तो ट्राई इज द राइट बॉडी। इंश्योरेंस सेक्टर की बात करूं तो IRDAI इज द राइट बॉडी, राइट। स्टॉक मार्केट की बात करूं, ठीक है, लिस्टेड एंटिटीज की बात करूं तो सेबी इज द राइट बॉडी। तो वैसे ही कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कर रहे हैं तो ऐसे केसेस में इन सब के कंट्रोल में आता है एक ही मिनिस्ट्री, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेबी। इनमें से दिए गए सेबी के कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, ये तो है ही। प्रोविडेंट फंड सब्सक्राइबर्स क्यों आएगा? उसके लिए तो प्रोविडेंट फंड एक्ट बनाया हुआ है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर्स इन इंडिया, इसके लिए बैंक्स बनाई हुई है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स इन बैंक इन इंडिया, इसके लिए भी डिपॉजिट होल्डर्स बना रखे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। मैं हमेशा कहता हूँ सेबी के लिए जो इन्वेस्टर है वो उसका क्या है? बेबी, राइट। सेबी का जो सेबी के लिए जो इन्वेस्टर्स को लेकर प्यार है सेबी का, वो बेसिकली वही है जो आपका प्यार है उसको लेके। समझ रहे हो आप? द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर regulating the businesses any of the stock exchange in India, correct. Regulating interest rate and loans and sanctioned by the banks, नहीं, ये RBI का काम है. Protecting the interest of insurance policy, ये IRDA का काम है दोस्त. Regulating foreign investments in India, ये तो foreign exchange bodies जो होती है, FEMA एक्ट के अंदर आएगा, ये foreign exchange management एक्ट के अंदर आएगा. यही आंसर बन जाता है जो सेबी के रेगुलेशंस में आता है, ठीक है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रेगुलेशन में आ जाता है. चलो आगे बढ़ते हैं. At district level, the following Niti Aayog scheme aims to expeditiously improve the quality of life of citizens across 5 areas, that is health, nutrition, education, agriculture, water resource, financial inclusion and skill development and basic infrastructure. ये स्कीम ना मैंने थोड़ा स्टडी किया था मेरे कॉलेज के टाइम पर भी. इसका नाम रखा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. इसमें क्या किया था, हर डिस्ट्रिक्ट में ना एक बॉडी सेटअप कर दी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है. अब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो बॉडी का काम क्या था कि उनके डिस्ट्रिक्ट में जो भी छोटी छोटी एरियाज है जहाँ पानी की कमी है तो वहाँ पानी लाओ, जहाँ न्यूट्रिशन की इश्यूज है, एजुकेशन का इश्यूज है, वहाँ एजुकेशन के लिए स्कूल्स बनाओ या वहाँ के लोगों को बेसिक सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाओ. ये सारे काम जो है वो नीति आयोग स्कीम के अंदर ही हो रहे थे और ये अच्छे खासे हो रहे थे. इनको प्रैक्टिकली हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट में कॉलेज में हम लोगों ने एक मूड कंपटीशन में रखा भी था. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एनसीएलटी इज एम्पावर्ड टू परफॉर्म ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट. ठीक है, एनसीएलटी सब कुछ कर सकता है इनमें से कुछ चीजों को छोड़ के. अब वो क्या छोड़ के? सेटल केसेस रिलेटेड टू टैक्स डिस्प्यूट्स, क्लेम ऑफ टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज रिलेटेड टू कॉर्पोरेट इनकम टैक्स. ना, ये एनसीएलटी की बात नहीं है. सेटल केसेस रिलेटेड टू आर्बिट्रेशन, कॉम्प्रोमाइज, रिकंस्ट्रक्शन, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज. ओके. एजुकेशन अथॉरिटी फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग अंदर इंसॉल्वेंसी, ये तो आईबीबीआई देखेगा. सेटल केसेस बिफोर द बोर्ड
फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, ये तो अभी इसको हटा, BIFR को हटा के NCLAT लाया, ठीक है, ये तो टैक्स अथॉरिटीज के पास जाएगा, तो बचा क्या सर फिर, ये IBBI देखेगा, ये NCLAT देखेगा, तो बचा ये। और तुम नोटिस करो ये जो B पॉइंट है ना, ये हम लोग ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो ये हम लोग टॉपिक कर चुके हैं ऊपर। इफ आई हैव टू टेक यू टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो ये देखो हम लोग ने ये किया है, शुरुआती इस क्वेश्चन से हुई थी बाय द वे, ये देखो शुरुआती मैंने कहा था ना, इस क्वेश्चन से लगभग की थी हम लोगों ने, हीरा आर्बिट्रेशन, कॉम्प्रोमाइज, रिकंस्ट्रक्शन, वाइंडिंग अप, इसका आंसर हम लोग ने A मार्क किया था, ठीक है। चलो समझे, तो क्वेश्चन जो पहले क्वेश्चन में पूछा था अब इन्होंने क्या कर दिया, ऑप्शन में डाल दिया, तो आंसर क्या बन जाएगा, B बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया रेगुलेटरी ओवरसाइट रेजोल्यूशन ऑफ बोथ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी एंड इंडिविजुअल बैंक्रप्सी, वापस आ गया, कॉर्पोरेट सॉल्वेंसी, इंडिविजुअल बैंक्रप्सी इज परफॉर्म बाय द सेम रेगुलेटर, उस रेगुलेटर का नाम क्या है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कमीशन ऑफ इंडिया, वैसे IBBI है वो, बोर्ड ऑफ इंडिया है, मतलब आंसर नीचे दिया हुआ है, ठीक है, मैंने ऊपर पहले गलत मार्क कर दिया, इसका आंसर C है, हाँ ठीक है। देयर इज नो सच बॉडी कॉल्ड एज कमीशन ऑफ इंडिया, देयर इज अ बॉडी कॉल्ड एज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, वो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है, ठीक है, ये रॉन्ग है, ये राइट है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। चलिए आगे जाते हैं। सो दिस आगे जाने के लिए कुछ है नहीं, चलो मैं आपको एक सीक्वेंस शेयर करता हूँ। चैप्टर नंबर 8 को जब आप पढ़ने बैठो तो मेरे हिसाब से आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए सेबी के बारे में, ठीक है। ऑल्सो मेरे पास कुछ PPTs मैंने बना रखी हुई है, मैं क्या करूँगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो डाल दूंगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, आपको वो PPTs काम आ सकती है, ठीक है। जेकेशा स्टूडेंट्स है उनके पास ऑलरेडी गूगल ड्राइव लिंक की मैंने आपको दी हुई है, उस गूगल ड्राइव लिंक में आपको वो PPTs मिलेंगी। वो PPTs आपके लिए इस तरीके से हेल्प करने वाले हैं कि आपको कम टाइम के अंदर बहुत कुछ पढ़ने मिल जाएगा, ठीक है। चलो सेबी आप पहले पढ़ोगे, सेबी के बाद आप पढ़ने वाले हो NCLT और NCLAT के बारे में, ठीक है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, फिर RBI, एंड देन फिर 7 प्रोग्राम करके एक है SATH, देन आप पढ़ने वाले हो नीति आयोग, ओके। तो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द चैप्टर एज पर माय रिकमेंडेशंस, एज पर माय व्यूज, क्योंकि ये सब में प्रायोरिटी बेसिस पे इंस्टीट्यूट पूछता है, ठीक है, ये सब प्रायोरिटी बेसिस पे आता है, तो अकॉर्डिंगली आप उस वैसे ही पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा, ठीक है। विल जंप नाउ टू चैप्टर नंबर 6 एज वी डिसाइडेड, 8 के बाद 6 देन 7। चलिए मिलते हैं 6 में, चैप्टर नंबर 6 में। चलिए दोस्तों चैप्टर नंबर 8 के बाद वी आर हेडिंग टू चैप्टर नंबर 6, ठीक है, एंड देन विल डू चैप्टर नंबर 7। पहले 6 पे आते हैं, 6 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि रूरल एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्रीज, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्री सेक्टर एज वेल एज रूरल artisans are the primary beneficiaries of the institutional credit and non-credit interventions such as counseling, consultancy, training and development from। इतनी भाषा बोलने से अच्छा ये रूरल आर्टिस्टन्स, विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल, रूरल एंटरप्रेन्योर्स, ये सब के लिए एक ही बॉडी बना रखी है जिसका नाम है नाबार्ड, National Bank for Agriculture and Rural Development. Which of the following is the government of India's flagship initiative to promote entrepreneurship at grassroots level that is among the underserved sections of the society, that is scheduled caste, scheduled tribes, women entrepreneurs, by promoting bank loans to set up a greenfield enterprise। इसके लिए एक ही चीज बना रखी है जिसका नाम है स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ठीक है। ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम आपको भी पता है, ये ST के लिए है, SC के लिए और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर नेशनल प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजाइन्ड द फैसिलिटेड इन्वेस्टमेंट, फॉस्टर इनोवेशन, डेवलप स्किल्स, प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एंड बिल्ड बेस्ट इन क्लास मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री।
इनमें से कौन सी, मेरे हिसाब से तो मेक इन इंडिया बनाया था, ये सब तो मेक इन इंडिया के ऑब्जेक्टिव से, करेक्ट, यस, ठीक है। अच्छा, एक और चीज याद रखना कि जो मेक इन इंडिया है, ये जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, ये टोटल कितने सेक्टर्स को, आंसर दोगे तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में, टोटल कितने सेक्टर्स को फिलहाल टारगेट करके रखा है, कितने सेक्टर्स है जिनको टारगेट करके रखा है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग मेरे को दोगे कमेंट सेक्शन में, मेक इन इंडिया में कौन से टोटल सेक्टर्स हैं जिनको टारगेट करके रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। For a business firm producing and selling goods, which functions of marketing cover decision making about selecting wholesalers, retailer, managing level of stock of goods at various location between the point of production and the transportation of niche goods. अच्छा, मतलब इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो उन डिसीजंस को लेकर लिया जाता है, मतलब बेसिकली डिसीजन मेकिंग इनमें से कहाँ काम आएगी, और अगर वो डिसीजन मेकिंग किसको लेकर हो तो मार्केटिंग को लेकर हो, होलसेलर कौन होगा या रिटेलर कौन होगा इसकी सिलेक्शन हो, स्टॉक इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो, ठीक है, अलग अलग लोकेशन पे, मतलब जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है और जहाँ फिनिश गुड्स पहुँचाना है, ठीक है, जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है और जहाँ फिनिश गुड्स पहुँचाना है, ये एंड टू एंड डिलीवरी की सर्विस जो है, ठीक है, ये जो पहुँचाने का काम ये गाड़ी करने वाली है, ये डिसीजन किस चीज़ को लेकर होगा, तो ये ऑब्वियसली बात है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर होगा। क्वेश्चन में ही पूरा आंसर दिया हुआ है, इतना ज़्यादा क्वेश्चन में डिटेल दोगे तो आंसर जल्दी समझ में आ जाएगा। चलो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड अ डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट अलाउ स्टार्टअप्स एंड नेटवर्क access free tool, participate in challenges, exchange knowledge, get access to funding. It is a digital ecosystem between entrepreneurs, investors, accelerators, incubators and mentors. This platform is known as Startup India Portal. ठीक है। अच्छा, इसमें तुम कोई कंफ्यूजन क्या कर सकते हैं, ये स्टार्टअप संबंध जो है ना, ये इंडिया और स्वीडन के बीच में एक, इंडिया और स्वीडन के बीच में ये एक क्या हुआ है, एक ट्रीटी साइन हुई है जहाँ पर इंडिया स्वीडन की मदद से, ठीक है, इंडिया में स्टार्टअप्स डेवलप करेगा, बट उसका नाम स्टार्टअप इंडिया पोर्टल नहीं, उसका नाम है स्टार्टअप संबंध, ठीक है, उसको स्टार्टअप इंडिया स्वीडन करके ऐसा नाम रखा है। वो आप थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इसके बारे में ढूंढ सकते हो, बट इसका आंसर बी है, ठीक है, डी नहीं है। यहाँ पे कहीं स्वीडन वगैरह के बारे में बातचीत हुई होती तो आंसर डी हो गया होता। फिर से क्वेश्चन सेम पूछा गया है, ठीक है, लोन रेंज 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का लोन रेंज रखा गया था, ठीक है, जिसमें लोन दिया जाएगा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। अब इसमें ग्रीन फील्ड में सब आता है, ट्रेडिंग आता है, सर्विस आता है, मैन्युफैक्चरिंग आता है, बट वो एसटी होना चाहिए एंटरप्रेन्योर, या एससी होना चाहिए, या वुमेन एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, ठीक है। ऑल्सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी इसमें कि आपका कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, पास्ट बैंक डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन थी, ठीक है। प्लस आपको बताया जाएगा कि आपको कितने टाइम में लोन रीपे करना है, प्लस एक मोरेटोरियम पीरियड भी दिया जाएगा। सो ये थोड़ा काम का है स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इसको अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट, ये सब स्टैंड अप इंडिया स्कीम को लेकर ही था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर नेशनल प्रोग्राम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया designed to facilitate investment, foster innovation, development, skill, intellectual properties, build in the class of manufacturing। अभी तो किया था मेक इन इंडिया, सेम ही तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ऊपर भी ये क्वेश्चन था, राइट, सेम मेक इन इंडिया ऊपर भी हम लोग ने जस्ट पढ़ा था, ये रहा ये। सो दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है, दोनों सिमिलर क्वेश्चन है। चलो आगे जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, often entrepreneurs lens to introduce on of new products. One of the new projects होगा technological breakthroughs, discovery of new markets and source of supply of inputs, correct? Generally entrepreneurship aims to deliver value to the customers, return for the investors and profit for entrepreneurs। दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, दो भी, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर, दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट्स है। Which of the following is the government of India's single largest program to catalyze entrepreneurs in India to grow through innovation? It is an outline platform fostering entrepreneurial growth. Okay. तो इनमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है? स्टैंड अप इंडिया तो चलो ठीक है, स्पेसिफिकली बना है ST SC वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए,
प्रधानमंत्री उज्जवल योजना, ये तो स्किल प्रमोट करने के लिए बनाया गया है, यही आंसर है सी। ठीक है, सी सिंगल लार्जेस्ट प्रोग्राम है ये। ठीक है, अच्छा इसमें भी तुमको बेनिफिट्स दिए हुए हैं। देखो स्टार्टअप इंडिया को लेकर दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि पहले तो क्या बेनिफिट्स दिए हुए हैं आपको पता है। अगर आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर होते हो, सबसे पहला बेनिफिट ये कि आपको एक सर्टन पीरियड तक 3 साल तक आपको टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, एक। दूसरा, अगर आप रजिस्टर होते हो तो सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में आपको प्रायोरिटी मिलेगी। अगर आप रजिस्टर होते हो तो आपको जो भी गवर्नमेंट ये स्टार्टअप प्रोग्राम्स या फेस्ट कंडक्ट करता है वहाँ आपको नेटवर्क क्रिएट करने मिलेगा। प्लस अगर आप रजिस्टर होते हो तो आपका कोई पेटेंट वगैरह है, ठीक है, उस पेटेंट कॉस्ट को एक सर्टन परसेंटेज तक गवर्नमेंट भरेगा। प्लस अगर आप रजिस्टर होते हो तो आपको सिंगल विंडो ट्रीटमेंट दी जाएगी पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म करने में, राइट। ये सारी चीज़ें आपको स्टार्टअप इंडिया स्कीम में दी जाती है। ऑल्सो दूसरी चीज़ आपको क्या पढ़नी है स्टार्टअप इंडिया के बारे में कि ये किन के लिए, कौन सी एंटिटीज़ के लिए एप्लीकेबिलिटी है। तो आपको पता है कि ये पार्टनरशिप फर्म हुआ, प्राइवेट लिमिटेड एंटिटी हुई, उनके लिए बना रखा है, कोई LLP हुआ उनके लिए बना रखा है। इन शॉर्ट पब्लिक कंपनीज के लिए ये नहीं है, क्योंकि पब्लिक कंपनीज को ऑलरेडी वैसे भी फंडिंग मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप इज फॉल्स। मतलब फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंटरप्रेन्योर इज फॉल्स। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट जो एंटरप्रेन्योर्स को लेकर फॉल्स कहा गया, चलो डी रीड कर लेते हैं ना। द ऑब्जेक्टिव एंटरप्रेन्योरशिप इज लॉफुल एंड पर्पसफुल बिजनेस, ट्रू। An entrepreneur contributes significantly to the creation and expansion of employment opportunities, true. Skill, knowledge, competency required to become an entrepreneur can be acquired from formal education, vocational training, ठीक है। Entrepreneurs are not needed in developing countries. Why? इंडिया में तो बहुत ज़रूरत है, दो इंडिया एज ए डेवलपिंग कंट्री तो ज़रूरत है बहुत, तो इसीलिए डी आंसर हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट है वो। इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन of goods from point of production to the point of consumption, a major decision area for an entrepreneur is सिलेक्शन ऑफ मार्केट इंटरमीडियरीज। भाई प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट फिलहाल दिए हुए क्वेश्चन के हिसाब से बराबर नहीं है। एडवर्टाइज एंड सेल्स एंड प्रमोशन तो मार्केटिंग में आ गया, पैकेजिंग लेबलिंग भी मार्केटिंग डिसीजन हो गया, टू सर्टेन एक्सटेंट प्राइसिंग भी मार्केटिंग डिसीजन हो गया। बट अगर मेरा प्रोडक्शन यहाँ हो रहा है, ठीक है, और कंजम्पशन वहाँ होने वाला है, ठीक है, तो मुझे यहां से लेकर यहां तक पहुंचना है, तो मेरे जो बीच में इंटरमीडियरीज रहेंगे, इंटरमीडियरीज मतलब मिडिल एजेंट्स, वो कौन रहेंगे ये सिलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है बेस्ड ऑन द क्वेश्चन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर करना है, ठीक है, यहाँ से प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन है, यहाँ से अगर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, यहाँ पर यहाँ कंजम्पशन होने वाला है, ये प्रोडक्शन है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो मुझे मार्केट इंटरमीडियरीज लगेंगे, ठीक है, वो फैसला लेना बहुत ज़रूरी है और यही मेजर डिसीजन है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा गया, फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंसिंग स्कीम्स टारगेटिंग द MSME सेक्टर द फॉलोइंग एक्ट्स एज द इंटरफेरेंस बिटवीन वेरियस मिनिस्ट्रीज, MSME एंड द बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इज द प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंगेज्ड इन प्रमोशन। इतना भी बोल दिया होता ना तो भी मैं समझ गया होता कि ये SIDBI की बात कर रही है। ये किस बैंक की बात हो रही है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। ठीक है, ये SIDBI की बात हो रही है यहाँ पे। सर कैसे समझ में आ जाता है, देखो अगर आपको बोला गया है कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना है, रूरल एरियाज में एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना है, रूरल एग्रीकल्चर को एक नया नक्शा देना है, तो फिर उसका आंसर बन जाता है नाबार्ड। ठीक है, बट अगर MSMEs जो है, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो है, इनको अगर प्रमोट करना है, इनको किसी तरीके के लोन ऑफर करना है, इनको अगर इंसेंटिव्स देने हैं, तो उसके लिए एक बैंक बना रखी है जिसका काम है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। The following institutions is responsible for regulating and supervising aspects of business activities of rural cooperative banks। ठीक है, इनमें से दिए गए कौन से हैं जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स को क्या करते हैं, रेगुलेट भी करते हैं और सुपरवाइज भी करते हैं। ऊपर उसी की बात हो रही थी, नीचे उसी का ही उसकी बात आ भी गई, उसके बारे में डिस्कशन भी आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने जस्ट आपको बताया नाबार्ड के बारे में और नीचे क्वेश्चन भी पूछा है। All of the following statements about entrepreneurship are true except entrepreneurship leads to a new product, new techniques. It is a true.
Generally, entrepreneurship aims to deliver values to the consumer returns. It is also true. Commonly, an entrepreneur becomes a job provider rather than a job seeker. ये भी true है. An entrepreneur is often engaged in risky and unlawful businesses. Not so true. तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा D. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. All of the following statement about entrepreneurship are true except, ये भी true, ये false, ये दोनों true. तो इसका आंसर B हो जाएगा. बेसिकली सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ ऑप्शंस नीचे ऊपर डाल दिए. राइट, सेट B है, देखो सेम अटेम्प्ट का सेट B है, इसीलिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है. ठीक है, चलो आगे जाते हैं. विच स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द एंटरप्रेन्योरशिप इज फॉल्स. Entrepreneurship becomes provider of jobs, correct? In India, an entrepreneur does not pay any taxes out of the point. Why? क्यों भाई, क्यों? साले जीजाजी है क्या ये भारत के? जीजाजी पता है ना कितनी बड़ी पोजीशन होल्ड करते हैं घर में. जीजाजी फैमिली में आते हैं तो जीजाजी है क्या एंटरप्रेन्योर जो टैक्स नहीं भराएंगे उससे? एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई एंड नीड मोबिलाइज रिसोर्स, तो ट्रू ही है ये, तो बाकी तो सब ट्रू ही होंगे ऑब्वियसली. तो इसलिए आंसर हो जाएगा बी. राइट, ऊपर का आंसर भी हम लोग ने डिस्कस कर लिया था ना. हाँ, फॉल्स डाल दिया. चलो, विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट्स प्रोग्राम हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. Easy exist. In case of business failure and winding up of the operations, entrepreneur do not have withstanding prolonged exist process. Resources will be relocated towards more productive use. The aim is to promote experimentation with new and innovative ideas. Harnessing private sectors for incubator setup. For professional management, the government has envisaged setting up of incubators in public-private partnership model. Okay, मेरे हिसाब से तो इसका आंसर इसका आंसर होना चाहिए. पहले तो इजी एग्जिट डाला हुआ है, ठीक है. अच्छा, मतलब अगर ऐसा देखूं तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि ये प्रोग्राम रखा ही इसीलिए कि गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट करना चाहता है न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज को लेकर. इसके बारे में हम लोग ने स्टैंडअप इंडिया में तो पढ़ा नहीं था, स्टार्टअप इंडिया में भी नहीं पढ़ा था. इसका डिजिटल इंडिया से एज सच आंसर डी इज द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन बेस्ड ऑन द फैक्ट और बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द क्वेश्चन. ठीक है, पहला पीपीपी मॉडल जो है वो स्किल इंडिया स्कीम के अंदर कवर होता है. दूसरा, ये मोर इनोवेटिव आइडियाज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट, ये रिसेंटली स्किल इंडिया में ही ये मोदी जी ने एक स्पीच में भी कहा था. आंसर डी हो जाएगा दोस्तों. नेक्स्ट, डिजाइन टू हेल्प एंटरप्रेन्योर्स इन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर टेक पार्ट इन मैन्युफैक्चरिंग अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेकिंग इंडिया प्रोग्राम. दिस नेशनल फाइनेंसिंग स्कीम लेज एम्फसाइज ऑन स्मॉल एंटरप्राइज विद एमएसएमई सेक्टर विच इज नोन एज. तो ये तो वही हो गया ना, सिडबी मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन. ये सेम ऊपर भी तो सिडबी के बारे में पढ़ा ही था. चलो, तो इसका आंसर क्या था दोस्तों? बी. हाँ, आगे बढ़ते हैं. Why is a business feasibility study relevant to an entrepreneur? हाँ, ये टॉपिक पे थोड़ा रिसर्च करना. ठीक है, बेसिकली ये अभी आपके मॉड्यूल में नहीं है बट पूछा था, तो मैंने अभी थोड़ा रिसर्च किया था जब हम लोग इसकी तैयारी कर रहा था मैं इस बैच की, योद्धा बैच की. तो मेरे को एक चीज़ समझ में आया कि बिजनेस फेसिबिलिटी स्टडी जो होती है, मतलब बेसिकली बिजनेस स्टडीज़ के बारे में अगर जब बात आती है तो उससे क्या रेलेवेंट चीज़ें जो सीखने मिलती है. तो सारे ऑप्शंस में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फेवरेबल ऑप्शन जो है वो ए है, टू इवेलुएट फंडिंग ऑप्शंस टू रेज कैपिटल फॉर अ स्टार्टअप बिजनेसेस. ठीक है, कुछ जो बूटस्ट्रैप होते हैं वो चल जाता है, बट इवन इफ एक लिमिटेड बूटस्ट्रैप के बाद भी, बूटस्ट्रैप बेसिकली अपने ही पैसे लगाकर स्टार्ट करने को बूटस्ट्रैप कहते हैं, बट इवेंचुअली आपको आगे जाकर फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है. तो वो बेसिकली बिजनेस स्टडीज़ ही सिखाता है कि किस तरीके से आप इन्वेस्टर्स को जो है इनकरेज कर सकते हो या उनको कन्विंस कर सकते हो कि वो पैसा डाले. फॉर अ बिजनेस फर्म सेलिंग गुड्स, डिसीजन एरियाज ऑफ सिलेक्शन ऑफ मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज, मैनेजिंग लेवल ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, वापस फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा. सेम चीज़ है, खाली तरीका अलग है. राइट, चलो दोस्तों, यहाँ पर हो गया हमारा चैप्टर 6 भी खत्म. चैप्टर 8 खत्म कर चुके थे, चैप्टर 6 खत्म कर दिया है. अब आखिरी चैप्टर नंबर 7 में मिलते हैं. चैप्टर नंबर 7 में चलो दोस्तों खत्म करते हैं आखिरी इस चैप्टर को. बट इस चैप्टर को खत्म करने के पहले मैं तुम्हें कुछ छोटी छोटी चीजें समझाना चाहता हूँ.
ठीक है, जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हो, चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट, तो इस चैप्टर में दो ही टॉपिक है, एक बात करता है बिजनेस एनवायरनमेंट की और दूसरा बात करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। ठीक है, या जिसको डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, DBI रिपोर्ट या डूइंग बिजनेस इंडेक्स रिपोर्ट। ठीक है, और जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो पहले आप इस पे सबसे ज्यादा फोकस करना, ठीक है, एंड देन आप इस पे फोकस करना। ठीक है, अब मैं बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में कुछ छोटी मोटी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। बिजनेस एनवायरनमेंट दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब ये जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, भाई साहब ये इंटरनल एनवायरनमेंट तो मैनेजेबल है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। इंटरनल एनवायरनमेंट तो मैनेजेबल है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, इसमें कोई सेकंड थॉट है ही नहीं। इंटरनल एनवायरनमेंट में मेजरली 6 फैक्टर्स आते हैं, हम इसको 6 M's भी कहते हैं। ठीक है, इसमें मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, मार्केटिंग, मिसलेनियस फैक्टर्स। अब मिसलेनियस में कंपनी के वैल्यूज, एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, वो सब। ठीक है, मैन, मनी, मशीन, मार्केटिंग, उसके बाद आपका मटेरियल एंड मिसलेनियस फैक्टर। ठीक है, अब मैं जब एक्सटर्नल फैक्टर की बात करता हूं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करता हूं, अब जब मैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करता हूं तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक स्पेसिफिक फोर्सेस और दूसरा जनरल फोर्सेस। इस पे बहुत एमसीक्यूज आने वाले हैं, जनरल फोर्सेस और स्पेसिफिक फोर्सेस पे। अब ये जो स्पेसिफिक फोर्सेस है दोस्तों, ये वो फैक्टर्स है, ये वो फोर्सेस है जो आपके बिजनेस के ऑपरेशंस को, डे टू डे ऑपरेशंस को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, ये भी एक्सटर्नल फोर्सेस, बट ये सबको अफेक्ट नहीं करते। ये फैक्टर्स पर्टिकुलर एंटिटी को ही अफेक्ट करते हैं और उनके डे टू डे ऑपरेशंस को, डे टू डे प्लानिंग्स को, डे टू डे एक्टिविटीज को ही अफेक्ट कर देते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है, आपका कस्टमर हो गया, आपका सप्लायर हो गया, ठीक है, देन आपका इन्वेस्टर हो गया, ठीक है, मीडिया हो गई, आप ही के बारे में कुछ खराब बताया उसी दिन शेयर प्राइस नीचे, ठीक है, देन आपके एम्प्लॉय होंगे, आपका ट्रेड यूनियन हो गया, ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली आपके चलते फिरते ऑर्गेनाइजेशन को, आपके चलते फिरते ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को ही अफेक्ट कर देते हैं। बट जब मैं ये बात करता हूँ एक्सटर्नल और जनरल फोर्सेस की, ये अच्छा एक और बात बताऊं, इन्हें माइक्रो फोर्सेस भी कहा जाता है। इन्हें, ये जो ना स्पेसिफिक फोर्सेस, इन्हें माइक्रो फोर्सेस भी कहा जाता है, इन्हें स्पेसिफिक फोर्सेस भी कहा जाता है। बट जब मैं बात करता हूं जनरल फैक्टर्स की, तो जनरल फैक्टर्स को मैक्रो फैक्टर्स कहा जाता है, इन्हें मैक्रो फोर्सेस कहा जाता है। ठीक है, और ये दूसरा नाम है इसका पेस्टल एनवायरनमेंट, पेस्टल एनवायरनमेंट। एंड नाउ पेस्टल स्टैंड्स फॉर, आप सब जानते हो, पेस्टल स्टैंड्स फॉर, P स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, E स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक, S स्टैंड्स फॉर सोशल, T स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, फिर दूसरा वाला E जो है दैट स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंटल, L स्टैंड्स फॉर लीगल, ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल फैक्टर्स, इसे पेस्टल फैक्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसे पेस्टल फोर्सेस भी कहते हैं। ये जो है, जैसे मैंने आपको कहा, ये डे टू डे ऑपरेशंस को अफेक्ट करता है, बट ये एंटिटी को अफेक्ट नहीं करता है, ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है। पेस्टल फैक्टर्स, ये डायरेक्टली इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है, इनडायरेक्टली एंटिटी को अफेक्ट करता है, इंडिविजुअल एंटरप्राइज को अफेक्ट करता है इनडायरेक्टली, ये फैक्टर्स। इसी के बेसिस पे हम ये सारे एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया, ठीक है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है, EDB, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो बनता है हम लोग का रिपोर्ट बनता है,
ठीक है, यहाँ पे भी मैंने आपको ऊपर बताया था, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का जो रिपोर्ट बनता है, इस रिपोर्ट में 2018-19 तक इंडिया वाज ऑन 77th पोजीशन, बट 2023 के हिसाब से इंडिया इज नाउ ऑन 63rd पोजीशन। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, हम 2023 वाले क्वेश्चंस तो सॉल्व नहीं करेंगे, बट 18-19 वाले दिखेंगे तो वहां पे आपका आंसर 77 हो जाएगा। तो 2023 पूछा जाए, 22-23 पूछा जाए तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? 63rd। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, आते हैं चैप्टर नंबर 7 पे और एक एक करके उसको खत्म करना स्टार्ट कर लेते हैं। पेज नंबर है 7। चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, rate of growth of per capita income and disposal personal income, rates of saving and investment and distribution of income among Indians are the factors related to economic factors है। ठीक है, आपकी घर की इकोनॉमिक कंडीशंस है ना वो। ठीक है, आप पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ गया या बेसिकली इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है आपका स्पेंडिंग जो बिहेवियर है वो कम हो जाएगा, राइट? दैट इज एन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इन 1996 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पास्ट एन ऑर्डर। देखो, पास्ट एन ऑर्डर आ गया ना तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, इट इज अ लीगल इशू, देयरफॉर द ऑर्डर वाज पास्ड। इसलिए सीधा आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कॉमनली हाई इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज द कॉस्ट फॉर बिजनेस फर्म्स, करेक्ट? These costs include cost of raw material, cost of machinery, salary payable to employees. Which dimension of business environment is this an example of? Economic environment, all क्या? ठीक है, अगर inflation rate बढ़ गया तो that will affect my all the cost। ठीक है, पेट्रोल महंगा होने से ही सब कुछ महंगा हो जाता है, वैसे ही अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है उससे बिजनेस का खर्चा बढ़ जाएगा, तो मेरा पूरी इकोनॉमिक प्लानिंग जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सोशल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस फर्म फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द स्पेसिफिक फोर्सेस ऑफ द फर्म्स बिजनेस एनवायरनमेंट। ना मेरे भाई ना, जनरल फोर्सेस। तो ये आंसर फॉल्स था बेसिकली। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बाय मैनेजर्स एनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड टू गेट द फर्स्ट मोर एडवांटेज। यस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? दिस इज करेक्ट, फर्स्ट इज फॉल्स। सो फर्स्ट फॉल्स, सेकंड करेक्ट, उस हिसाब से आंसर बन जाता है सी। ठीक है, business environment is shaped by a number of interrelated and dynamic factors of forces arising from different sources. This makes business environment easy to understand in part but difficult to understand in totality. This characteristic of business environment is known as complexity. ठीक है, consider the following statement: investor of a business firm forms a part of the general forces of the। नहीं भाई, इन्वेस्टर मैंने ऊपर ही बताया था। देखो, इन्वेस्टर कहाँ आता है? स्पेसिफिक फैक्टर में आता है। ये देखो, इन्वेस्टर तो जनरल फोर्सेस में नहीं आता है, वो स्पेसिफिक फोर्सेस में आता है। तो उस वजह से जो आंसर कहाँ गया ये क्वेश्चन, ये रहा। ये स्पेसिफिक होता तो ट्रू होता, नहीं तो फॉल्स है। फोर्सेस शेपिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंडिपेंडेंट एंड अनचेंजिंग इन नेचर, सो बिजनेस नॉट इजी टू ग्रैप्स इन टोटलिटी। रॉन्ग, ये भी फॉल्स है, दोनों ही फॉल्स है। अब दोनों 1 और 2 फॉल्स होने की वजह से आंसर हो जाएगा डी। Which ministry of the government of India aims to simplify the Companies Act 2013 in order to achieve the objective of ease of doing? Companies Act की बात होती है तो मिनिस्ट्री एक ही पिक्चर में आएगी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो आंसर बन जाएगा ए। ठीक है, द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 ranked in 190 countries, which what was India's rank? तो मैंने आपको बताया था, पुराना पूछा है तो फिर उस केस में इंडिया का रैंक था 77th। ठीक है, 19, 20, 21 के फिगर के हिसाब से। इन 2016 डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, इनमें पूछा था कि बेसिकली कौन सा प्रोग्राम डीपीपीआईटी ने बनाया था, तो प्रोग्रेस इवैल्यूएशन स्ट्रेटजी एंड प्लान बनाया था। ठीक है, 2016 में। पुराना एमसीक्यू है, रिपीट होने के चांसेस कम है। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखना, टेंशन मत लेना। फेयर इनफ। चलिए, फाइनेंशियल फैक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया आफ्टर 1991
lead to the establishment of private sector bank India as well as foreign. This is an example of, ये तो बहुत बड़ा एक, हम बोलते क्या है इसको, क्या नाम से बुलाते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है, इसी को नाम ही इसका रखा है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। और जब इसका नाम ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज रखा है तो बात यहीं खत्म हो जाती है। ये इकोनॉमिक फैक्टर, इसी में ही तो तीन चीजें आई थी, कौन सी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसी में तो इंट्रोडक्शन हुआ था उन तीनों चीजों का, राइट। एडवर्टाइजमेंट ऑफ अल्कोहल बेवरेजेस इज प्रोहिबिटेड, द वर्ड प्रोहिबिटेड इज बेसिकली अ लीगल एसोसिएटेड वर्ड, तो बात यहीं समझ जाती है दोस्तों, ठीक है, लीगल एनवायरमेंटल फैक्टर हो जाता है ये, लॉ में प्रोहिबिट किया ना, लॉ बना के हम कोई भी चीज प्रोहिबिट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसका आंसर सी है बाय द वे। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इज एन एनुअल पब्लिकेशन दैट मेजर्स रेगुलेशन 190 countries around the world with respect to whether regulation enhances the constrained business activity. Report is published by World Bank. ये वर्ल्ड बैंक ही ने तो ये नाटक चालू किया था ना, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, एंड इंडिया हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। चलो, मोर एंड मोर customers at retail store in India are making cashless payments. टेक, यहाँ टेक आ जाता है, ठीक है, ये सब जी पे, फोन पे, पेटीएम करो, ये सब टेक है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। बी, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड एन एक्शन plan for state reforms. The action plan contained 98 areas with specific and detail for implementing business reforms by state and union territories. 36 states and union territories were ranked in terms of their relative competitiveness destination for business. ये तो इसी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन, इसी मिनिस्ट्री ने तो ये प्लान रचा था। अगेन ये क्वेश्चन पुराना है, अभी ये तो सब हटा दिया कंटेंट, ठीक है। Internal banking has given customer of a bank the option to conduct a range of financial transactions through the banking internet website. This is an example of, अगेन इंटरनेट बैंक आ जाता है, अगेन अब मैटर ऑफ टेक, डी आंसर हो जाता है। द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट टू 2020 रैंक कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टॉपिक्स, मेजर्स द प्रोसीजर, टाइम, कॉस्ट एंड पेड अप मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट। दिस टॉपिक इज नोन एज स्टार्टिंग अ बिजनेस। ए, वो 10 टॉपिक्स है ना, उनमें से 8 टॉपिक है ये। एडवर्टाइजिंग ऑफ अल्कोहल बेवरेजेस प्रोहिबिटेड, वापस सेम लॉ प्रोहिबिट होता है, तो बी। The ease of doing business report rank countries on the basis of number of topics. One of the topics measures the time and cost for resolving the commercial disputes, ठीक है, through a local first instance court. In other words, it measures the quality and efficiency of the court system for commercial cases. This topic is related to enforcing contracts. देखो मुझे एक बात बताओ, अगर दो लोगों के बीच में उनको ये आश्वासन, ये बताया जाता है कि आप अगर कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो और अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में फ्यूचर में जाके मान लो कोई भी पार्टी ब्रीच करता है, तो इस देश में एक कोर्ट है जो आपका वो सेटलमेंट करवा के देगी, जिसमें आपको कम टाइम लगेगा, कम खर्चा लगेगा और आपके डिस्प्यूट्स को जल्दी रिजॉल्व किया जाएगा। तो इससे सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करने में मोटिवेट हो जाएगा, इनकरेज हो जाएगा। इसीलिए आंसर क्या बन जाता है दोस्तों, ए, ठीक है, आंसर क्या बन जाता है, ए। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया ऑल्टर 1991 लीड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इंडिया एज वेल एज फॉरेन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इंडिया 1977, ठीक है, ये 63rd करंट रेट के हिसाब से 2023 के हिसाब से याद रखना। इन 2016 डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रमोशन DPIP, ठीक है, ये पहले भी आया था, प्रोग्रेस इवैल्यूएशन स्ट्रेटजी प्लान। इन जुलाई 1999 पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, सेम रिपीट हो रहा है। ये अनाउंस द फॉलोइंग पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1999 अनाउंस किया था। बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ द पीपल इन द कंट्री। देखो मोस्टली जब क्वेश्चन ऑफ पीपल आता है ना, पीपल ऑफ कंट्री आता है, दैट इज मोर ओवर अ सोशल फैक्टर, ठीक है। In India, an element of social environment of business is social environment. Prohibition तो legal environment हो गया, ठीक है। Demonetization implemented by Reserve Bank of India is an economic change. Government announcement of a cut in corporate tax is basically a political matter, या आप बोल सकते हो or for all the business from demand for reservation and job for minority communities women. This is a social issue, this is a social phenomena,
तो सोशल एनवायरनमेंट ये हो जाएगा. इन इंडिया एन एलिमेंट ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इज, एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इज demand for reservation jobs for minorities and women, that is a social cause. Prohibition is a legal factor. Per capita of income is technically somewhere around governmental matter. High demand for sweets, gifts and apparel during the, हाँ त्योहार दिवाली आ रही है दोस्तों, दिवाली आ रही है और दिवाली आ रही है इस खुशी में सब लोग, फिलहाल नवरात्रि चालू है, पहले तो नवरात्रि चालू है तो इस खुशी में सब चैट बॉक्स में डालेंगे जय माता की, सब चैट बॉक्स में डालेंगे जय माता की. और क्योंकि बस इसके बाद आएगा दिवाली, तो आप सब जानते हैं दिवाली आ रही है तो चैट बॉक्स में एक ही नाम होना चाहिए, वो एक ही नाम होना चाहिए और वो एक नाम क्या है, जय श्री राम. चलो भाई जय श्री राम चैट बॉक्स में डाल के रख दो. मैं खुश हो गया अचानक से दिवाली सुनकर. देयर आर फ्यू फेस्टिवल्स जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. गणेश चतुर्थी जो अभी खत्म हुआ, दिवाली राइट, और यस नवरात्रि भी. चलो आंसर ए हो जाएगा. टू इम्प्रूव इंडिया स्कोर एंड रैंकिंग इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बाय द वर्ल्ड बैंक, द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट इज वर्किंग क्लोजली विद स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेशन. ये DPPIT बहुत मेहनत कर रही है. ठीक है. Why do entrepreneurs continuously scan and monitor the business environment? Because banking other funding institutes requires entrepreneur. अरे बाबा, because being curious by nature entrepreneur build their understanding. हाँ ऐसा थोड़ी है. Because this is a legal requirement, ऐसा कोई law भी नहीं है. Because entrepreneurs adapt their business practices in harmony with constantly changing in business environment. Correct. D. देखो अब मैं आपको एक छोटा सा ज्ञान देना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो क्वेश्चन है इसीलिए ज्ञान देना चाहता हूँ. मेरे फादर ने एक चीज सिखाई थी, अगर आपको मेरी अभी हुई बताई हुई बात आपको रिलेटेबल लगे, मेरी बताई हुई बात अगर आपको लगे कि हाँ सर मैं इस चीज को एप्लीकेबल करूंगा या करूंगी, तो बस सिर्फ चैट बॉक्स में लिख देना सर एब्सोल्युटली करेक्ट, या एटलीस्ट इतना लिख देना सर रिलेटेबल, सर हम रिलेट कर रहे हैं. कौन सी बात? देखो जब बात आती है कि बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो बिजनेस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनवायरनमेंट. नाउ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट डज नॉट ओनली, this concept of environment does not only limits or restricts in terms of business. Business environment बहुत ही practical concept और आम जिंदगी में involve होता है. तो what I am trying to say is something which I have learned from my father, कि if you are adaptable, if you have the quality of adaptable, being adaptable to something or being adaptable in a particular environment, you are going to touch the sky. Yes. जब आपका नेचर बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल और बहुत ही ज़्यादा एडाप्टेबल हो, आप किसी भी चीज़ में घुल जाते हो. ठीक है. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर, शेपलेस, कलरलेस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वाटर, वो अपना रास्ता खुद बनाता है, राइट? वो रुकता नहीं है किसी के लिए. आप पानी में कोई भी रंग मिला दो घुल जाएगा उसमें. आप पानी में शक्कर मिला लो टेस्ट चेंज हो जाएगा उसका. आप पानी को फ्लो करवा दो अपना रास्ता पकड़ लेगा. शेपलेस. सो इफ यू फॉलो दीज सर्टन प्रिंसिपल्स ऑफ वाटर, बाय द वे ये एक माइक टाइसन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, अच्छे खासे एथलीट थे वो, उन्होंने भी ये एक स्पीच में कहा था, बी लाइक वाटर, राइट? समथिंग विच आई लर्न फ्रॉम माई फादर ऑल्सो. इफ यू आर एडेप्टेबल टू एनी पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफ योर लाइफ, माई डियर फ्रेंड्स, माई डियर लवली पीपल, आपको कोई नहीं रोकने वाला. जिस दिन आप रिजिड हो गए, जिस दिन आपने अडेप्टेबिलिटी की फीचर को खो दिया, उस दिन आपकी लाइफ में फुल स्टॉप लग जाएगा. ठीक है. तो अगर आप हो ऐसा अडेप्टेबल, मैं हूं, मैं मानता हूं, मैं अपने अंदर एक ही सबसे बड़ी क्वालिटी को मैं एनकरेज करता रहता हूं और मैं उस चीज को लेकर थोड़ा प्राउड फील करता हूं, दैट आई एम एन अडेप्टेबल पर्सन.
I can put myself in any particular environment and I can involve myself in any particular situation, do whatever the case may be. And generally teachers have this feature, have this characteristics, right? तो मेरे अंदर तो वो है. चलो ठीक है. A number of topics such as starting a business, paying a tax and so on was included in the ease of doing business for 190 countries. टोटल कितने टॉपिक थे? टोटल ऐसे 10 टॉपिक थे. हाउ मेनी टॉपिक्स वर इंट्रोड्यूस्ड? टोटल 10 टॉपिक थे. Indian domestic air travelers prefer to search for air connectivity between cities, checking flight timings, destination certificates. तो इंटरनेट आ गया तो दोस्त क्या आ गया? टेक आ गया. टेक आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा? टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट. Government of India announces of a cut in corporate tax rates for all the business firms is an element of. अब देखो टैक्स रेट्स कम करना ऑब्वियस सी बात है. देयर हैज टू बी चेंज इन लॉ ना, देयरफॉर इट हैज टू बी लीगल एनवायरनमेंट. अब आगे लिखा होता गवर्नमेंट का टैक्स रेट जस्ट बिकॉज देयर वाज एन अपकमिंग इलेक्शन, सो देन दैट वुड हैव बीन अ पॉलिटिकल चेंज. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वापस 77 ये कर चुके हम लोग. आफ्टर 19 years long journey since good and service tax was first discussed by the government of India, introduce and implement the GST as a replacement of major indirect taxes on the central state excise duty and service tax. Implementation of GST is a factor of the following dimensions of business environment. पहले तो उसका कल्चर से कोई लेना देना नहीं, सोशल से कोई लेना देना, टेक्स से कोई लेना देना नहीं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ही है. People's attitude towards work life is a socio-cultural environment. बराबर. By nature, business environment keeps constantly changing. The property of business is not dynamic in nature. Basically, it has dynamic factors. Right? चलो आगे बढ़ते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. Business environment includes both specific and general forces. For an Indian business firm which runs a chain of grocery shop across the country, which is the following constitutes a specific force. मैंने कहा था देखो, per capita income is a general force, demonetization is a general force, indirect tax system is a taxation force, general force, supply in goods. कल को सप्लायर नहीं देना बंद कर दिया, सीधा बेचारे की दुकान लटक जाएगी. मान लो मैगी के डिस्ट्रीब्यूटर ने उसको डिस्ट्रीब्यूशन, मैगी के पैकेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन बंद कर दिया. 2 दिन कस्टमर पूछने आएगा भाई साहब मैगी है, भाई साहब मैगी है, तीसरे दिन जाएगा ही नहीं उसके पास. अपन है ही ऐसे, अपन रील 3 सेकंड में चेंज कर लेते हैं तो दुकान तो भाई 2 बार पूछ के बदल देंगे. चलो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द थिंग्स एक्सटर्नल. आएगा इधर, ये पहले भी कर चुके हैं तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स. Specific forces such as investor, customer, competitor, supplier affect the individual enterprise directly and immediately in their day to day. ये मैंने ऊपर सिखाया था इसीलिए यहाँ से स्टार्ट की. ये ट्रू है तो फॉल्स और ट्रू साथ में है तो इसीलिए आंसर हो जाएगा सी. For a business enterprise, business environment includes both specific and general forces. An example of specific force, social environment is a general force. ये भी जनरल फोर्स है, ये भी जनरल फोर्स है, तो बचा क्या? ये स्पेसिफिक फोर्स. और मैंने कहा था एम्प्लॉय यूनियन ऊपर सिखाया था मैंने, इसलिए मैंने जानबूझ के पहले एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको क्योंकि आपको सब फिर समझ जाए. चलो इसका आंसर ठीक है, ये दोनों का आंसर के लिए मैं आपको टोटल 6 सेकंड दूंगा. 3 सेकंड इसके लिए, 3 सेकंड इसके लिए. ठीक है, आपको क्या लिखना है? 5 के सामने जो भी करेक्ट आंसर है आपके हिसाब से ऑप्शन, 6 के सामने जो, ऐसे करके आपको ये चैट बॉक्स में डालना है. ठीक है, आई विल रीड द क्वेश्चन. फर्स्ट आई विल रीड 5th. Forces in business environment can be classified as specific force and general force for a housing finance company in India. Which of the following is not one of the specific force of the business environment? इनमें से दिए गए कौन से स्पेसिफिक फोर्स नहीं है? सेकेंड क्वेश्चन पूछता है forces in business environment can be classified as a specific force and general force. Which of the following is not one of the general force of the business environment? ठीक है, तो मतलब यहाँ पूछा है स्पेसिफिक फोर्स कौन सा है और यहाँ पूछा है जनरल फोर्स कौन सा है. चलो आंसर देते जाओ. आई विल वेट फॉर 5 seconds. ठीक है, ये सपोज टू आंसर. डन. करेक्ट. कुछ काफी लोगों ने करेक्ट आंसर्स दिए. जब मैं बात करता हूँ 5th क्वेश्चन की तो ये स्पेसिफिक फोर्स है, ये स्पेसिफिक फोर्स है, ये स्पेसिफिक फोर्स है, ये जनरल फोर्स है. अगर मैं बात करता हूँ तो ये
जनरल फोर्स है, ये जनरल फोर्स है, ये जनरल फोर्स है, ये स्पेसिफिक फोर्स है। तो इसका आंसर, फिफ्थ का आंसर, जिन्होंने बी कहा फुल मार्क्स, जिन्होंने सिक्स्थ का आंसर डी कहा उनको फुल मार्क्स। फिफ्थ का आंसर बी है, सिक्स्थ का आंसर डी है। और जिन जिन लोगों का ये आंसर राइट गया, तुम लोग को ये देखो, ये ठीक है। चलो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फोर्सेस शेपिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंडिपेंडेंट अनचेंजिंग। भाई अनचेंजिंग नहीं हो सकते, दे आर सपोज टू चेंज। एंड तो आप पार्ट में बिजनेस को इजीली समझ सकते हो, टोटली में समझना डिफिकल्ट है, तो ये फॉल्स है। जनरल फोर्सेस सच एज लीगल कंडीशन हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन ऑल द बिजनेस एंटरप्राइज एंड दिस में अफेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम इनडायरेक्टली, ये करेक्ट है, ऊपर सिखाया था, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द जनरल फोर्सेस। फिर से इसका आंसर तू करेगा, जिसको भी करेक्ट आंसर आएगा उसको मेरी तरफ से ये, ठीक है। चलो वेट करते हैं हम आपके लिए। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द जनरल फोर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। इनमें से दी गई कौन से जनरल फोर्सेस है, तो ये स्पेसिफिक फोर्स है, ये स्पेसिफिक फोर्स है, ये स्पेसिफिक फोर्स है। जिनका भी आंसर ए है उनको मेरी तरफ से तुम भी करोगे, हाथ सब पेन नीचे रख के, बुक नीचे रख के तुम भी करोगे, मैं तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए, ये ठीक है। चलो, प्रोहिबिशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। प्रोहिबिशन आ गया तो क्या आ जाता है, लॉ आ जाता है, लॉ आ गया तो लीगल फैक्टर। आंसर क्या हो जाएगा, ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस में सिंपल टू अंडरस्टैंड टोटल, पहला ही फॉल्स है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि सब ट्रू होंगे। देख लगता है डायनामिक है, यस। फैक्टर्स एंड फोर्सेस ऑफ बिजनेस आर बियॉन्ड द कंट्रोल, यस। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर हैपनिंग, यस। कहा था मैंने। चलो, which of the following is the only false statement about business environment? It is difficult to predict, yes, correct. Business environment dynamic constantly, yes. Simple to understand, false, ये true। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। Next question, political environment is one of the dimension of the business environment. For business firm operating in India, which of the following are principal determinants of the political environment? Computerized information tech, sudden changes in the government attitude of elected government represent towards business, peace and stability. Popular festival Diwali, Holi, Dashera, social matter. Inter rates, inflation rates, economic matter. तो ये हो जाएगा आपका पॉलिटिकल मैटर। देखो पहचानने का कैसे, ऑप्शन सारे पढ़ लो, जो जो आ रहे हैं वो देख लो, खुद ब खुद एक साइड हो जाएगा। वैसे भी हमको शक हो रहा था, बट हमने बाकी की देखकर उसको और कंफर्म कर लिया। Business environment includes both specific and for which of the following are the general forces? This is a general force. Over the last 3 years, the country witness has increase in the population of the country's working age female population actively engaged in the labor market. This proportion is also known as labor force participation rate. In this, the related dimension of business environment is, मतलब ये कहना कह रहा है कि this proportion is also known as the labor force participation rate. For women, the related dimension of business environment is women's का ज़्यादा interaction करना, witness an increase in the proportion of countries working age female population actively engaged in the labor market. ठीक है, तो अच्छी बात है ना, उसमें दिक्कत क्या है, लॉ तो बना के बोला नहीं है। The proportion is also known as labor force participation rate. इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर बी है दोस्तों इसका भी। बिजनेस एनवायरनमेंट कितने और ये खत्म हो रहे, चलो ज्यादा नहीं है, मतलब सेम रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए मैं थोड़ा ताज्जुब हो गई। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल फोर्स। दिस इज नॉट अ जनरल फोर्स, कॉम्पिटिटर ए। Which of the following statement explain the characteristics of relativity of the business environment? Relativity of the business environment. Relativity मतलब हमारे कंट्री की सिचुएशन दूसरी कंट्री की सिचुएशन से अलग हो, हमारे त्योहार उनके त्योहार अलग हो, दो स्टेट्स में ही फर्क हो जाता है तो कंट्री की बात तो अलग ही हो गई भाई। Elements of business are connected with each other and they influence each other. ये तो इंटरडिपेंडेंट हो गया। डिफिकल्ट टू मेक प्रेडिक्शंस, ये अनसर्टेन हो गया। इट कीप्स चेंजिंग फास्ट ड्यू टू शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। चल ये भी it differs between any
two countries and often differ between any two regions within the country. Correct. D is basically relative in nature. Feature दिया हुआ. For a business environment, household disposal income and disposal saving rate are factor of economic environment. Obviously ना, महंगाई बढ़ेगी तो खर्चे कम होंगे, right? Disposals कम हो जाएंगे. Business environment consists of numerous interrelated and dynamic factors and forces arising from different sources. This makes business environment easy to understand in parts, but separately difficult to understand total. Thus, it is hard to assess the extent to relative impact of social, economic, political, legal, technological dimensions of the change of market demand for a product. This characteristic of business environment is known as complexity. For a business firm, direct environment includes both specific and general forces. Which of the following is an example of specific force? ये social है, minorities, action taken by firms, investor or not, ये है. B is the answer. Demonetization is economic factor. Government announcement on corporate tax rate is a legal matter or political matter. तो इसलिए आंसर क्या बन जाता है? B. For Indians corporate sector ministry, कौन सी ministry है? Ministry of Corporate Affairs. Which of the following is an example of the impact of technological environment? E-wallets, payment of e-wallets. देखो, abrupt fall in Indian share price caused by unexpected लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा नहीं, लोकसभा है वो, लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स. तो ये तो पॉलिटिकल मैटर हो गया. हाई डिमांड फॉर स्वीट्स इकोनॉमिक मैटर हो गया. प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन सोशल एनवायरनमेंट हो गया. तो बाकी का बचा हुआ जो है वो टेक एनवायरनमेंट है, ई पेमेंट्स वाला. इन 1996 सुप्रीम कोर्ट आके तो लॉ आ गया ना भाई, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं. तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए. फॉर बिजनेस एंटरप्राइज हाउस होल्ड सेविंग सेम रिपीट हो रहा है, पहले कर चुके हैं. एनवायरनमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 77th, राइट. फॉर कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट ऑन दूरदर्शन टेलीविजन चैनल इन इंडिया, नो एडवर्टाइजमेंट दैट प्रमोट सिगरेट टबैको इज परमिटेड. विच डायमेंशन बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेट्स टू? अब देखो, कोई लॉ तो नहीं बनाया गया, दूरदर्शन ने अपनी मर्जी से किया है, और इसीलिए किया है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि सोसाइटी में रॉन्ग मैसेज जाए, राइट. तो इसीलिए उसका आंसर क्या हो जाएगा? डी. बराबर. इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. रिलेटिव ऊपर आया था, रिलेटिव मैटर ही है. टू इम्प्रूव इंडिया स्कोरिंग एंड रैंकिंग इन एनुअल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कौन सा डिपार्टमेंट है जो क्लोजली काम कर रहा है? तो DPIIT पढ़ लिया था हम लोग ने, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड, राइट. विच शॉप व्हेन शॉपिंग एट अ रिटेल स्टोर अ बायर पेज e-wallet, technological environment. The new market created for fast food, packet foods and multiplexes in India is an example of which of the following business environment? I guess ये social factor है. हाँ, let's check. The new environment creates for the fast food packets and multiplexing is an example of which of the following? I hope इसका आंसर B होगा. टेक का देखो लेना देना है नहीं, इसमें टेक का कहाँ से आया? It is an economic change, or I am bit confused between. Let's check. हाँ भाई, करेक्ट हूँ मैं, B है, economic environment है. Business environment is multi-dimensional with political environment as one of the dimension. Which of the following are principal determination of the political environment relevant to business operations in India? Interest rate, inflation rate is an economic environment. Computerized information kiosk is a tech. Popular festivals is a social factor. ठीक है. और सडन चेंज आपका आ जाता है पॉलिटिकल मैटर. बराबर बराबर. Which of the following is the only true statement about business environment? Dynamic and it's constantly changing. True है ये. The economic theory of supply and demand fully explain the business environment. नहीं. Business can be fully controlled. नहीं. Very easy to predict. नहीं. तो आंसर क्या हो जाएगा? A. Business environment includes both specific and general facts. Which of the following is not a specific force of business environment? Technological is not. Advertisement of alcohol banned मतलब law, legal factor. Business environment includes both specific and general facts. Which of the following is not a general force? Not a general force. ये specific force है, बाकी सब general forces है. Business environment sum total of all the changes externally. पढ़ चुके हैं ऊपर. Repeat. तो पहला ट्रू, ये पहला फॉल्स है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स. फोर्सेस शेपिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट इंडिपेंडेंट अनचेंजिंग, ये भी फॉल्स है. दोनों फॉल्स है, तो डी आंसर हो जाएगा. डन दोस्तों. चलो एक सेकेंड रुकना, कुछ बात कहनी है आपसे, कहीं जाना मत. हेलो लवली पीपल,
अब देखो, मुझे मेरे एंड से जो करना था मैंने वो कर दिया। मैंने आपको लीगल एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चंस करवाए जो मैं चैप्टर्स पढ़ाता हूँ। बिजनेस एनवायरनमेंट मैंने आपको पूरे तीनों बिजनेस एनवायरनमेंट के तीनों चैप्टर्स करवा दिए मैंने, राइट। अब मेरा आपको एक छोटा सा काम करना, इस लेक्चर को देखने के साथ साथ आपको रामभाण लेक्चर्स भी देखना है। इस वीडियो की शुरुआत और अंत में आपको रामभाण के भी लेक्चर्स दिख जाएंगे, ठीक है। अब इन सब के अलावा आपको कोई डाउट डिफिकल्टी हो तो आपको पता है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फील फ्री टू कम्युनिकेट विथ मी, फील फ्री टू डिस्कस विथ मी, फील फ्री टू शेयर विथ मी, क्योंकि आपको पता है आपका सागर भैया आपके साथ है, ठीक है। चलो मिलते हैं बाद में, फिर से मिलते हैं एग्जीक्यूटिव की क्लासेस में। अपनी CACT की पढ़ाई एकदम जोरों शोरों से करिए। कुछ भी डाउट डिफिकल्टी रहा कम्युनिकेट करिए, बात करने से चीजों का हल निकलता है। थैंक यू सो मच। दिस इज प्रोफेसर सागर तोलानी साइनिंग आउट।